Hello everyone, welcome to Job Grade. My name is Ramend. How are you all? So in this session we are going to discuss about the National Human Right Commission. चाहे दिल्ली के चुनाव की बात हो या किसी अन्य स्टेट के इलेक्शन की बात हो, ऐसे समय पे ये जो मुद्दा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये जो मुद्दा है ये मुद्दा नहीं भी उठा है तब भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो एक एक्ट लाया गया था 1993 पे जिसका नाम था PHRA। PHRA का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। और ये जो PHRA एक्ट लाया गया था, एक्चुअली क्या हुआ था कि 1991 पे एक पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और जो पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था इसी पेरिस कॉन्फ्रेंस में कुछ पेरिस प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। और यहाँ पर ये बात बोली गई थी कि हर कंट्री के अंदर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। ये मुद्दा बना था 1991 पे जब पेरिस कॉन्फ्रेंस हुआ था। पेरिस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली गई और बाद में जो यूएन जनरल असेंबली है उसने 1993 पे इसी बात को रिपीट कर दिया और इसे और ज़्यादा एंडोर्स कर दिया और ज़्यादा इसे समर्थन दे दिया। जब यहाँ पर इन मुद्दों को यहाँ पे और ज़्यादा प्रमोट किया गया तो मुद्दा भारत तक आया। तो हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक एक्ट पास किया था और इस एक्ट का नाम था आपका प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। इसके माध्यम से हमने यहाँ पर जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसे यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। स्टेटस की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो बेशक संविधान के बनने के समय नहीं बनी थी बट वो बाद में बनाएगी, उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, तो उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। थोड़ी सी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की बॉडीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ यानी वो बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय बनाई गई उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा गया। दूसरी वो बॉडीज़ थी जो बाद में बनाई गई यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद बनाई गई, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद बनाई गई। उन बॉडीज़ को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहा गया। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दो तरीके से बनाई जाती है, या तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल लाया जाएगा उसके माध्यम से बनाई जाएंगी, और दूसरा तरीका होता है मिनिस्ट्रियल प्रपोजल के माध्यम से कि सारे मंत्रिमंडल बैठ गए और उन्होंने कोई निर्णय ले लिया और उसके माध्यम से वो आपकी बॉडी बना दी गई। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं नीति आयोग, और इसके पहले जो प्लानिंग कमीशन हुआ करता था वो आपकी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी यानी स्टैट्यूटरी बॉडी थी, बट वो मिनिस्ट्रियल प्रपोजल के माध्यम से बनाई गई थी। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एग्जाम्पल लेते हैं तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो पार्लियामेंट के अंदर बिल लाकर यहाँ पर बनाई जाती है। ये तो बात रही इसके स्टेटस के बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं पर्पज के बारे में। यहाँ पर एक सेक्शन है और ये जो सेक्शन है ये सेक्शन आपका है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी। इसके अंदर दो बातें बताई गई हैं कि आखिरकार ह्यूमन राइट्स क्या होंगे और ह्यूमन राइट कमीशन क्यों बनाया गया, इसके पीछे यहाँ पर मेन पर्पज क्या है। दो बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे डिफाइन की गई कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लोगों की लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी की गारंटी देता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन की गई है, और यही काम है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। अगर बात करें कंपोजिशन के बारे में तो यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेनली आपके 3 मेंबर्स होते हैं और एक आपके यहाँ पे जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं। सवाल उठता है कि सर चेयरपर्सन किसे बनाया जाएगा? कोई भी फॉर्मर CJI होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो बनाए जा सकते हैं, नंबर एक चीज। दूसरी चीज कि फॉर्मर CJI के अलावा कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सिटिंग CJI भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दो चीजें यहाँ पे आपको याद रखना है। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर मेंबर्स को फिक्स कर दिया गया है 1 फॉर्मर और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। दूसरी बात कि हाई कोर्ट के कोई CJ होंगे, और तीसरी बात यहाँ पे जो तीसरे मेंबर होंगे उनमें एक चीज़ ये कन्फर्म कर दी गई है कि एक वुमेन का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि इन तीनों में से एक आपकी महिला होगी ही होगी, ये आपके यहाँ पे कन्फर्म कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे चेयरपर्सन ऑफ वेरियस नेशनल कमीशन, जैसे आपका SC कमीशन है, ST कमीशन है, तो इनके जो
चेयरपर्सन होते हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में कि आखिरकार जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका काम क्या होता है। पहला काम तो यही होता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, लोगों के ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं। तो पहला काम तो यही है कि इंक्वायरी करना कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी पब्लिक सर्वेंट ने किसी के ह्यूमन राइट को वायलेट किया हो। दूसरा काम होता है रिकमेंडेशंस करना। रिकमेंडेशंस कैसे करना? कुछ ऐसे सरकार के समक्ष ऐसे रिकमेंडेशंस करना ताकि लोगों के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें प्रमोट किया जा सके और साथ ही साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी कि सरकार के सामने कुछ ऐसे प्रपोजल्स रखना ताकि सरकार ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन, प्रमोशन और इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित यहाँ पर लॉ बना सके। ये इसका मेन पर्पज होता है। इसके अलावा और क्या पर्पज होता है? अगला पर्पज यहाँ पर होता है रिव्यू ऑफ लॉज का। यानी कि कोई अगर इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी ने अगर कोई लॉ बनाया है तो उसको यहाँ पे रिव्यू करना कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जो इंटरनेशनल बॉडी ने लॉ बनाया है उस लॉ ने लोगों के ह्यूमन राइट को वायलेट किया है। इन चीज़ों को यहाँ पे चेक करना। इसके अलावा रिसर्च और अवेयरनेस करना। रिसर्च और अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ? रिसर्च और अवेयरनेस का मतलब हो गया कि लोगों के अंदर ह्यूमन राइट्स के प्रति या जो ह्यूमन राइट है उनको लेकर लोगों को अवेयर करना, नंबर एक काम। दूसरा काम, इससे संबंधित स्टडी, पब्लिकेशन और अवेयरनेस इत्यादि को यहाँ पर प्रमोट करना, ये इसका काम होता है। और क्या काम होता है? इसके अलावा विजिट इंस्टीट्यूशंस। आपने देखा होगा मोस्टली कि जेल के अंदर कैदियों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं जेल्स के अंदर और ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है आज के एरा पे। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट का एक और काम है, जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका यहाँ पर एक और काम है कि कहीं जेल्स के अंदर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कैदियों को मारा पीटा जा रहा है, उनके ह्यूमन राइट्स को समाप्त किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे काम यहाँ पर ह्यूमन राइट से कि फंक्शंस या पावर्स आप कह सकते हैं। जो बातें मैंने आपको यहाँ पे बताई कि इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट वायलेशन, रिकमेंडेशन, रेमेडिकल मीजर्स और स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये सारी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है इससे संबंधित। और यहाँ पर क्या काम होता है कि मॉनिटर गवर्नमेंट एक्शन। कहीं गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर रही है कि कोई ऐसा लॉ बना रही है जिससे लोगों के जो राइट्स हैं वो वायलेट हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रही है गवर्नमेंट कि धीरे धीरे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश कर रही है। प्रोवाइड असिस्टेंस एंड एडवाइस। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है तो उनको प्रॉपरली यहाँ पे एडवाइस करना, उनको असिस्ट करना कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये सारे काम यहाँ पर इसके हैं। इसके अलावा प्रमोट ह्यूमन राइट कल्चर, कि मतलब ह्यूमन राइट कल्चर को यहाँ पे और ज़्यादा प्रमोट करना ताकि लोगों के अंदर जो पुलिस और सरकार के प्रति एक तरीके से निगेटिव इमेज बनी हुई है, उस निगेटिव इमेज को यहाँ पे समाप्त करना। कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ यहाँ पर कोऑपरेट करना ताकि हम और अच्छे ह्यूमन राइट्स बना सके, लोगों को यहाँ पे प्रमोट कर सके। ये सारे काम यहाँ पर इसके अंदर हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेरिस प्रिंसिपल्स के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, 1991 में पेरिस के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में ये मुद्दा उठाया गया था कि हमें हर देश के अंदर एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए जो बॉडी सिर्फ लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे, लोगों की ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, प्रमोट ही नहीं बल्कि प्रोटेक्ट भी करे। ये यहाँ पे मुद्दा उठाया गया और इसी बात को मानते हुए बाद में जो यूएन जनरल असेंबली है उसने 1991 पे इसको एंडोर्स किया और ज़्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश की। प्रोवाइड इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर क्रेडेंशियल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, मतलब यहाँ पे तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए गए। तो यहाँ पे 6 मेन क्राइटेरिया थे जो यहाँ पर आपके NHRI के अंदर यहाँ पर बनाए गए, जैसे मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस, एटोनॉमी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस गारंटीड बाय स्टैचू और द कॉन्स्टिट्यूशनल प्लुरलिज्म, एडिक्वेट रिसोर्सेज, एडिक्वेट पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी कि यहाँ पे जो ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया उसके पीछे यहाँ पे मेन कारण क्या थे, क्या चीज़ें थी, उनकी यहाँ पे बात की गई।
आगे चलते हैं, बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसको हम यहाँ पे शॉर्ट में NCMEI कह देते हैं। ये उसका एक लोगो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो है, तो ये लोगो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर इसके फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसे 2004 के अंदर इसे इस्टेब्लिश किया गया। इसे क्यों इस्टेब्लिश किया गया, इसके पीछे रीजंस क्या थे? आप जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो फंडामेंटल राइट्स में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 30, और ये जो आपका यहाँ पे आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 यहाँ पे क्या बात करता है? बात करता है कि जो यहाँ पे माइनॉरिटी है, दो तरह के माइनॉरिटीज होते हैं, एक तो रिलीजन के बेसिस पे, धर्म के आधार पर, और दूसरे होते हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि आपकी भाषा के आधार पर। तो दोनों तरह के जो माइनॉरिटीज हैं, उन माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इस उद्देश्य के लिए यहां पर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। साथ ही साथ जो मैंने आपको यहां पे बात बताई क्यों बनाया गया, तो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 जो है उसको यहां पे सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया गया। ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, 2004 पे से यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अब यहाँ पे मेन बात करते हैं इसके पावर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, इसका काम होता है ग्रांट माइनॉरिटी स्टेटस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहाँ पे माइनॉरिटी का दर्जा देना। एक तो यहाँ पे ये काम होता है। इसके अलावा ये आपकी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। जो भी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं उनके पास ये राइट होता है कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो कि माइनॉरिटी से रिलेटेड है, वो सीधे सीधे कोर्ट नहीं जाएगा, बल्कि कहाँ पे जाएगा? इनके पास जाएगा। और अगर व्यक्ति इनके डिसीजन से खुश नहीं है, उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जहां भी उसे सही लगे वहां वो जा सकता है। एक चीज ये। दूसरी बात, डिसाइड माइनॉरिटी स्टेटस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट डिस्प्यूट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये साथ ही साथ यहाँ पर ये भी फिक्स करता है कि किस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस देना है और किसको यहाँ पे माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं देना है। ये सारे यहाँ पर इसके काम होते हैं। इंक्वायरी कंप्लेंट ऑन डिप्रीव्ड ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स, यानी कि जो माइनॉरिटी एजुकेशन राइट्स है उसको यहाँ पे कंप्लेंट को रजिस्टर करना और यहाँ पर एडवाइस वगैरह देना, यहाँ पर मेन काम होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडवाइस आई है उसका सॉल्यूशन, उसको और प्रमोट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना, ये यहाँ पे इसका मेन काम होता है। हैज़ अपीलेट एंड ओरिजिनल जुडिक्शन एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इसके पास अपीलेट जुडिक्शन का पावर होता है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, वो यहाँ पर इसे सुन सकता है। तो ये आपके लिए एक पीटी के लिए 2025 के पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की है। और जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। आप टेलीग्राम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जॉब ग्रेड IAS, वहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएंगी। क्या क्या मिलने वाला है? डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का आपको प्रॉपर यहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। साथ ही साथ फ्री स्टडी मटेरियल पीडीएफ मिलेगा और लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस का जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है जॉब ग्रेड, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब। इन पर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के और भी सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ। थैंक यू सो मच।